नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। आपको याद होगा 1967 में एक फिल्म आई थी बहू बेगम। उसका एक गीत था, निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कुछ उसी तरह की हो गई है। क्या लक्ष्य लेकर निकले थे? दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान का लक्ष्य लेकर निकले थे। उनके जीवन को बेहतर बनाने, उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने, उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको दूर करने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने, सामाजिक शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लक्ष्य ये था। और 1984 में इसी लक्ष्य को लेकर मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और स्थापना के समय से ही उन्होंने राजनीतिक पक्ष के लिए, वैचारिक पक्ष के लिए उनके बहुत से साथी थे जो उन्होंने वाम सेफ के ज़माने से लेकर जो है संघर्ष किया। सरकारी कर्मचारियों में जो दलित कर्मचारी थे उनमें पहले यूनियन बनाई, अपना काम किया, इस तरह से विस्तार किया धीरे धीरे करके। लेकिन राजनीतिक काम के लिए उन्होंने पहले से ही एक तरह से स्पष्ट रखा कि मायावती एक दिन जब भी बहुजन समाज पार्टी की अच्छी स्थिति आएगी या जब भी वो अपनी राजनीतिक विरासत किसी को सौंपना होगा तो मायावती वो हो भी गया। लेकिन मायावती उस बहुजन समाज पार्टी को लेकर आई कहां है, सवाल इसका है। 1984 से शुरू हुई बहुत पुरानी बात को छोड़ दें। शुरुआत में कोई बड़ी सफलता जो है बहुजन समाज पार्टी को मिली नहीं, तो उस समय कांशीराम यह कहा करते थे कि पहले हारेंगे, फिर हराएंगे, उसके बाद जीतेंगे। तो उनका ये नारा था कि जो है हारने से डरने की जरूरत नहीं, तो हारो, फिर इतनी ताकत जुटाओ कि हरा सको दूसरे को, फिर उसके बाद जीतोगे। तो ये निश्चित रूप से उनकी जो ये फिलॉसफी थी उस पर बीएसपी चली और उसको इस मामले में सफलता भी मिली। तो उन्होंने पहला प्रयोग किया गठबंधन का 1993 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ। दोनों का गठबंधन हुआ। उस समय मंडल आयोग को लेकर, उसकी सिफारिशें लागू करने को लेकर आंदोलन अपने पीक पर चल चुका था। अयोध्या का आंदोलन भी उसी तरह से पीक पर था। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिर चुका था। तो 93 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के दोनों पार्टियों का समझौता हुआ और ये माना गया कि ये गठबंधन जो है बाकी सब पार्टियों का सफाया कर देगा, क्योंकि एक तरफ पूरा पिछड़ा दलित और उसके साथ मुस्लिम मतदाता, ये तीन बड़ा जो है इतना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन था कि किसी भी पार्टी के लिए टिकना मुश्किल होता। चुनाव हुए, नतीजे आए तो पता चला कि सपा और बसपा के गठबंधन को 175 सीटें मिली। तब विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का। 425 सीटें थी कुल विधानसभा की, उनमें से 175 सीटें मिली इस गठबंधन को और 176 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। उस समय कल्याण सिंह उनके नेता थे। तो सरकार बनी तो जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। अब वो उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से झगड़ा हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, वो सब इतिहास की बात है। उसके बाद 1996 में फिर एक प्रयोग किया कांशीराम ने। इस बार कांग्रेस पार्टी से समझौता किया। उस समझौते में बसपा बड़ी पार्टनर बन गई, कांग्रेस छोटी। कांग्रेस जो छोटी पार्टनर बनी उस समझौते में, उसके बाद से कांग्रेस कभी उभर नहीं पाई। लेकिन बीएसपी का ग्राफ बढ़ता गया। मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी, एक बार 137 दिन के लिए, एक बार 184 दिन के लिए, फिर एक तीसरी बार जो है 1 साल 118 दिन के लिए। तीनों बार वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यह था कि उनको लग रहा था कि एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, तो दलितों में पार्टी के प्रति रुझान जो है वो बढ़ेगा। और वो नेशनल पर्सपेक्टिव देख रहे थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं देख रहे थे। हालांकि वो रणनीति बड़ी गलत साबित हुई भाजपा के लिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का एक तरह से लंबे समय के लिए सफाया हो गया। लेकिन आज बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है। तो उसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2002 में जब चुनाव हुआ
तो बसपा को 98 सीटें मिली और एक बार फिर जो है मतलब तीसरी बार बनी थी मायावती मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से। लेकिन बीजेपी ने उस सरकार को चलने नहीं दिया। क्यों नहीं चलने दिया? समाजवादी पार्टी से क्या समझौता हो गया, क्या बात हुई, ये किसी को पता नहीं। लेकिन 2003 में बीजेपी ने सरकार गिरा दी मायावती। उसके बाद जो है मुलायम सिंह ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा और तोड़कर अपनी सरकार बनाई और 2007 तक जो कार्यकाल था विधानसभा का उस समय तक सरकार चलाई। तो सरकार इस तरह से गिराए जाने का, पार्टी को तोड़े जाने का इसकी एक सिंपैथी मायावती को मिली। लेकिन इतना ही नहीं था। 2007 में जो उनको कामयाबी मिली, 2007 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी अकेले बूते पर 206 सीटें लेकर यानी स्पष्ट बहुमत लेकर आई। तब तक मतलब 2000 में ही विभाजन हो चुका था प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें थी, उनमें से 206 लेकर आए, स्पष्ट बहुमत था। उन 3 साढ़े 3 सालों में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, वो सब तो मुद्दा था ही। मायावती ने अपनी रणनीति बदली। बहुजन समाज से उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो अपनी रणनीति के स्तर पर लिया और सर्व समाज की बात करने लगी। उनको समझ में आने लगा कि उनका जो जनाधार है, जो उनका बेस है, कोर वोट है, इसमें अगर अतिरिक्त कुछ नहीं जुड़ेगा तो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, फिर उनको बहुमत की ओर नहीं ले जा पाएगा। तो उन्होंने सर्व समाज की बात ही नहीं की, उसके लिए अलग अलग जातियों के सम्मेलन कराए। वैश्य समाज का सम्मेलन, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन और दूसरी जातियों का सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन जगह जगह पर कराए और संगठन को जो है चुस्त दुरुस्त किया, कसा, दौरे किए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में वो मुख्यमंत्री बन गई बिना किसी के समर्थन की जरूरत के, अपने दम पर। अब देखिए, जब पहले 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो उनका जो जनाधार है, जो दलित मतदाता था उनका, उसको एक एम्पावरमेंट का एहसास हुआ। उसकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि थाने में जाता है तो उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, मारकर पुलिस वाले भगा देते हैं। मायावती की पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी बार ये स्थिति बदल गई उत्तर प्रदेश में। ये एहसास दलितों को हुआ कि अब उनकी सुनवाई होती है सरकार में, पुलिस में, उसके अलावा जगहों पर जो है अब उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसा पहले किया जाता था। ये एम्पावरमेंट था जिसने मायावती से दलित समाज को पूरी तरह से जोड़ा। और उन्होंने इस सर्व समाज की कोशिश में, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, पहले मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की। फिर उन्होंने कुर्मी समाज को, जो पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति है, उनको जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद फिर उन्होंने 2007 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की, ब्राह्मण सम्मेलन कराए। ब्राह्मण जो है इस दुविधा में थे कि किधर जाएं, समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते थे, कांग्रेस उस स्थिति में थी नहीं, बीजेपी की हालत पहले से ही खराब हो रही थी। तो ब्राह्मणों का एक वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ गया। अब इस सर्व समाज की जब उन्होंने बात की तो उसके बाद जब 5 साल का उनको निष्कंटक राज मिला तो दलित समाज की अपेक्षाएं बढ़ गई। उनको लगा कि ये जो एम्पावरमेंट की फीलिंग है, ये जो मिला है, अब इससे आगे मिलना चाहिए। तो उसके आगे क्या करेगी? सर्व समाज को लगा, जो लोग गए दूसरी पार्टियों से निकलकर मायावती के साथ, उनको लगा कि अब सत्ता में हमको बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। इन दोनों वर्गों को 5 साल में बड़ी निराशा हुई। मायावती अपने 5 साल के कार्यकाल में मूर्तियां बनवाने, स्मारक बनवाने, अलग अलग योजनाओं में, कार्यक्रमों में, भ्रष्टाचार के मामलों में उनके जो कोऑर्डिनेटर थे वो भ्रष्टाचार का केंद्र, एक तरह से पैरेलल पावर सेंटर बन गए जिलों में। तो उसका नतीजा ये हुआ कि दलित समाज भी निराश हुआ और जो वर्ग जुड़ा था वो भी नाराज हुआ। तो 2012 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद
तो उसका नतीजा जब आया तो 206 सीट वाली पार्टी 80 सीट पर आ गई। और इस बीच में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, 2012 के चुनाव का महत्व इसलिए भी है, 2004 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा की 19 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश से, 19 सीटें मिली। और उसके बाद 2008 में जब लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस से समर्थन विड्रॉ किया केंद्र में और समाजवादी पार्टी समर्थन में उनके आई, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ लेफ्ट के लोग लग गए। उसके अलावा और दूसरे कई विपक्षी दल लगे, अजीत सिंह भी साथ हो गए। तो मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश हुई। ये उनकी ओर से कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है अगले चुनाव में, यानी 2009 के चुनाव में, तो मायावती प्रधानमंत्री होंगी। तो प्रधानमंत्री बनने का एक मौका दिख रहा था, सपना दिख रहा था, जो कहना चाहे कहिए। मुख्यमंत्री थी ही, तो ये उम्मीद थी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में ये जो जितने राजनीतिक विश्लेषक थे सबके मन में था कि 35 से 45 सीटें कम से कम बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, जिस स्थिति में है। जो मायावती का उस समय कद था उसको देखते हुए, जिस तरह का समर्थन था उसके मद्देनजर भी माना गया कि 35 से 45 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत कर आएगी। हुआ क्या, जब चुनाव का नतीजा आया तो सिर्फ एक सीट बढ़ी। ये पहला झटका था मायावती के लिए, क्योंकि 2 साल सरकार चला चुकी थी, राष्ट्रीय स्तर पर उनको समर्थन मिल रहा था। इसके बावजूद उनकी सीटों में, लोकसभा सीटों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये दिखाई दे रहा था कि मायावती का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था कि भाई लोकसभा चुनाव की बात अलग है, इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका बहुत प्रभाव हो। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर आज भी वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। वो अलग बात है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को किसी भी दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश को छोड़कर न तो दहाई में वोट प्रतिशत मिला और न ही सीटें मिली। जब से उसका गठन हुआ है तब से आज तक की बात कर रहे हैं। 2 अपवाद हैं। एक 92 में पंजाब में बसपा को 16.43% वोट मिले। दूसरा अपवाद है 98 में मध्य प्रदेश में 11 सीटें मिली और 6.15% वोट मिला। तो वोट वहां का प्रतिशत वहां भी दहाई में नहीं गया, सीटें जरूर चली गई 11। पंजाब में वोट का प्रतिशत दहाई में चला गया, लेकिन सीटें नहीं गई, 9 सीटें जीती भी बसपा सिर्फ। तो बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना था, जो दिखाई दे रहा था कि बन सकती है, खासतौर से 2 राज्यों की बात करें। पंजाब, जहां पूरी आबादी का लगभग 33% दलित समाज है, जहां जो जन्मभूमि और एक समय कर्मभूमि थी कांशीराम की, वहां बसपा का प्रसार न हो पाना, न बढ़ना, न टिक पाना, खड़े हो पाना, ये एक बड़ा संकेत दे रहा था। दूसरा महाराष्ट्र, जहां दलित आंदोलन की लंबी श्रृंखला है, डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि थी और कांशीराम ने जो पार्टी का गठन किया वो भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को उसी दिन किया था 1984 में। वहां भी पार्टी कभी जो है न दहाई में सीटें ला पाई, न ही उसका वोट प्रतिशत जो है दहाई के अंक तक पहुंचा। लेकिन लौट कर आते हैं उत्तर प्रदेश पर। देखिए 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत में सिर्फ 5% का अंतर आया था, लेकिन सीटें 206 से घटकर 80 रह गई। अब 2012 के बाद एक और चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के स्तर पर हुआ। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय भी माना जा रहा था कि अगर कोई रोक सकता है नरेंद्र मोदी के रथ को, तो सपा बसपा उत्तर प्रदेश में रोक देंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, 0 उसके खाने में। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को गई,
बाकी 71 सीट बीजेपी को अकेले मिली, 2 सीट उनके सहयोगी दल अपना दल को मिली। तो उस समय एक मजाक चलने लगा, कहा जाने लगा कि हाथी अंडा देने लगा है, 0 सीटें आई, उस पर ये मजाक चलने लगा। ये लंबे समय बाद पहली बार हुआ कि लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। फिर चुनाव आया 2017 में विधानसभा का। विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा के चुनाव से पहले 2016 में पंचायत के चुनाव हुए। पंचायत के चुनाव में बसपा को बड़ी सफलता मिली। तो ये माना जाने लगा कि बसपा का रिवाइवल हो गया है और 17 में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच मुख्य लड़ाई होगी, तीसरा ध्रुव होगी बीजेपी। लेकिन जब नतीजा आया तो जो इस गणित को लेकर चल रहे थे, जिनका ये आकलन था, उनको बड़ा धक्का लगा। बीजेपी को सहयोगियों के साथ 324 सीटें मिली 403 में से। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी को 19 सीट मिली और 7 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, तब ये हालत हुई उनकी। तो 2017 में जब सपा बसपा की ये हालत हो गई तो 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो दोनों पार्टियों ने ये तय किया, उसमें बड़ी लंबी पर्दे के पीछे से बातचीत चली। गेस्ट हाउस कांड पर जो FIR थी उसको मायावती ने वापस ले लिया। कहा गया अब ये 2 लड़के नारा था 2017 का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर। इस बार नारा आया 2019 में बुआ भतीजा, या कुछ लोगों ने बबुआ भतीजा, बबुआ और बुआ का भी नारा दिया। तो ये माना गया कि ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी। उसका सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ये जो सब बड़ी बातें हो रही थी, और अमित शाह ने 2014 में जो किया और 2017 में जो हुआ, उस सबको भूल जाइए। अब जो है बीजेपी के लिए बहुत से पर्यवेक्षकों, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना था कि बीजेपी अगर 20-22 सीटें भी जीत जाए उत्तर प्रदेश से तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जब चुनाव का नतीजा आया तो मालूम हुआ कि बीजेपी अकेले 62 सीट जीती, सहयोगी दल को 2 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को पिछली बार की ही तरह 5 सीटों से संतोष करना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली। राहुल गांधी अमेठी की सीट हार गए। तो सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी जा कहां रही है। मेरा मानना है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी का पीक था। वहां जो पहुंची, 2007 में जहां पहुंची, वहां से आप लगातार देखें तो गिरावट है। 2007 के बाद 2009 का लोकसभा चुनाव, कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर 2012 का विधानसभा चुनाव, पार्टी की सत्ता से बाहर हो गई। 2014 का लोकसभा चुनाव, एक भी सीट नहीं मिली। फिर 2017 विधानसभा चुनाव, 403 में से 19 सीटें मिली, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, 80 में से 10 सीटें मिली। ये क्यों हो रहा है बसपा के साथ? 2-3 कारण हैं उसके। देखिए, एक तो आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कहीं भी देखें, विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जो लोग जीत कर आते हैं वो पार्टी में 5 साल तक रहते नहीं, और उत्तर प्रदेश उसका अपवाद नहीं है। मायावती के होते हुए भी, उनका नेतृत्व होते हुए भी। तो एक कारण तो ये है कि जो लोग आते हैं और जाते हैं वो, उनको बसपा का वोट चाहिए, लेकिन बसपा का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है। तो वो लीडरशिप उनको मंजूर नहीं है मायावती की, इसलिए वो ज्यादा समय तक रुकते नहीं। दूसरा कारण, वो पैसा देकर टिकट लेते हैं, और बड़ा खुला खेल है कि पैसा देकर टिकट लिया और चुनाव जीतने के बाद जहां और ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां चले जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, इसमें कोई समाजवाद नहीं है, यहां कोई बहुजन सर्वजन नहीं है, बहुत सीधा सा खेल है। बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेने के लिए क्यों आते हैं? तो जो रिजर्व बैंक का एक नोट पर जो है छपा होता है, हर नोट पर, जो बड़े नोट हैं,
उन पर लिखा होता है कि धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता। तो ये गारंटीज आरबीआई की ओर से होती है कि धारक को जितने रुपए का नोट, उस पर जो संख्या लिखी है उतना रुपया उसको मिलेगा, उसकी उतनी वैल्यू होगी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट के साथ भी है कि जब मायावती बहुजन समाज पार्टी का सिंबल देती हैं किसी कैंडिडेट को, तो एक अघोषित रूप से ये वचन भी साथ में होता है कि 16% वोट की गारंटी देते हैं। तो उनकी जो वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है वो जो है वो उनके टिकट को जो उसके पीछे लोग भागते हैं 5 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ देते हैं, उसका कारण ये है कि नॉमिनेशन करते ही 16% वोट पक्के हो जाते हैं। अब उनको अपनी जाति का और अपने प्रभाव का, दूसरे कारणों से जो माहौल है उसका, मुद्दे जो हैं, इन सब का मिला के वोट जुटाना होता है, उसके अलावा कि जिससे वो जीत सके। तो मायावती जो है वो दरअसल टिकट का नहीं, इसी गारंटी का पैसा लेती है। तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शिकायत नहीं है मायावती के। आते जाते रहते हैं लोग, हर चुनाव के बाद लोग चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर उनको टिकट देती हैं, फिर वो चले जाते हैं। एक समय था कि मायावती ये भी लोगों से कहती थी टिकट देते समय, जब पैसा लेती थी, कहती थी कि ये टिकट नहीं दे रही हूँ, ये एमएलए का जो है वो चुनाव का एक सर्टिफिकेट दे रही हूँ कि टिकट लिया है हमारा तो विधायक बनोगे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। क्यों नहीं रही? उसका बड़ा कारण है कि उनका जो कोर वोट है उसमें 2014 में नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने सेंध लगाई। तो 2007 से 2012 के बीच जो उनसे निराशा हुई दलितों में, तो उनका जो कोर वोट मतलब दलितों की नेता से अब वो जाटवों की नेता बन गई। जाटवों को छोड़कर दलित समाज के जो दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरी जातियां हैं, उनमें से कई जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर जुड़ी। उसके बाद केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण उनको लगा कि ये पार्टी हमारे हित के बारे में सोच रही है। जिस तरह से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, सत्ता में हिस्सेदारी देने की बातें हुई, उससे भी उनको लगा कि हमारी पूछ बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। तो एक नुकसान तो उनको ये हुआ। दूसरा, कोर वोट किसी भी पार्टी के पास हो, उसमें जब तक टॉपअप नहीं आता, ये इंश्योरेंस में आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, इंश्योरेंस अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है खासतौर से, या लोन लेते हैं आप, तो एक टॉपअप की व्यवस्था होती है कि जो लिया हुआ है बेसिक पॉलिसी है या लोन है, उसके ऊपर एक टॉपअप भी मिलता है। तो वो टॉपअप मिलना जो है वो बहुजन समाज पार्टी को, या कहें कि मायावती को, बंद हो गया है। कोई अतिरिक्त समाज का कोई हिस्सा उनसे जुड़ नहीं रहा, तो उनका जो कोर वोट है उतना वोट तो आता है कैंडिडेट को, लेकिन वो जीत में नहीं बदल पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो विरासत सौंपी थी कांशीराम ने, उसको मायावती संभाल नहीं पाई मतलब उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। 2007 उसका एकमात्र अपवाद है, अब कहा जा सकता है, इतने चुनावों के बाद। और इसके बदलने की अभी फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, जब तक कि बीजेपी का जो सोशल इक्वेशन है पूरी तरह से टूट न जाए। तब भी वो लौटकर बसपा के साथ आएगा या सपा के साथ चला जाएगा या किसी नई पार्टी के साथ चला जाएगा, कहना मुश्किल है। तो ये टॉपअप जब तक नहीं होगा तब तक बहुजन समाज पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता है। तो ये टॉपअप ही है जो 2007 में उनको शीर्ष पर ले गया, और जैसे ही ये टॉपअप हटा वैसे ही पार्टी नीचे जाना शुरू हो गई। तो देखिए अब 2007 से जो पीक आई, उसके बाद से जो गिरावट है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है बहुजन समाज पार्टी की। तो मायावती को सोचना होगा, उनको अपनी राजनीति के बारे में, उनको अपने सामाजिक जन आधार के बारे में, सामाजिक समीकरण के बारे में। जब तक वो बदलने को तैयार नहीं होती, जब तक उनका रवैया ये रहता है कि चुनाव के बाद घर में बैठेंगी और चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले बाहर निकलेंगी, रैली करेंगी और फिर घर लौट जाएंगी, ऐसे पार्टी नहीं चलती।
एक समय आंदोलन की पार्टी थी, बहुत से लोग जो है निष्काम भाव से लगे हुए थे, इसलिए पार्टी बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो सब लोग बाहर जा रहे हैं। जो कांशीराम के साथी थे एक एक करके सब बाहर हो गए। आखिरी जो 2 लोग बचे थे वो भी चले गए। तो बसपा की गिरावट का ये दौर जारी रहेगा, लेकिन बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे ध्रुव के रूप में मौजूद रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा बसपा की हैसियत अभी फिलहाल तो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हाँ, जाते जाते आपको एक बात बता दें कि इस बार के संडे स्पेशल में बिहार पर बात होगी। बिहार में क्या कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ क्यों छोड़ा, या कहें महागठबंधन से बाहर क्यों निकले, क्या परिस्थिति बन गई थी, क्या ऐसी जानकारी नीतीश कुमार को मिली थी जिसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब बस यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं रहना है, और बीजेपी से फिर बातचीत के रास्ते खोल लिए। इन सब बातों पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन रविवार को। तो देखना मत भूलिएगा रविवार का यह विशेष अंक। नमस्कार।